नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर आसमान से कहर टूटा है। अलग अलग जिलों में वज्रपात से 39 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे अधिक गोपालगंज में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि सिवान में 5 और बांका में 4 लोगों की जान गई है। मधुबनी में पति पत्नी समेत 6 की मौत हुई है, जबकि नरकटियागंज मोतिहारी में भी 2-2 लोगों की जान गई है। वहीं दरभंगा में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 झुलस गई। शिवहर और भागलपुर में भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। पूरे बिहार भर में आसमानी कहर बरपा है और आकाशीय बिजली गिरने से पूरे बिहार भर में 39 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा गोपालगंज में 14 लोगों की मौत, मधुबनी में 6 लोगों की मौत हुई है, सिवान में 5, बांका में 4 लोगों की जान गई है, जबकि नरकटियागंज मोतिहारी में भी 2 लोगों की जान गई है। दरभंगा में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 2 झुलस गई। शिवहर और भागलपुर में भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। ये 2 तस्वीरें गोपालगंज और सिवान की हम आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज में सबसे ज्यादा मौत हुई है, 14 की मौत हुई है, जबकि सिवान में 5 की मौत हुई है। तो गोपालगंज में 14 संख्या है मौत की। पहले ये 13 आई थी, अब 14 संख्या हो गई है मरने वालों की, जबकि सिवान में 5 और मधुबनी में 6 लोगों की मौत हुई है। पति पत्नी भी उसमें शामिल हैं मरने वालों में। एक दंपति पर ही आसमानी कहर बनकर टूटा। आकाशीय बिजली गिरने से यह भयावह घटना बिहार के कई जिलों में हुई है। लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से कई जिलों में मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। गोपालगंज में सबसे ज्यादा वज्रपात से 14 लोगों की मौत हुई है। गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से जिले में जहां एक दिन में 14 लोगों की मौत हुई, वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। सदर अनुमंडल में ही वज्रपात से अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि हथुआ अनुमंडल में 6 लोगों की मौत हुई। आज तेज बारिश के साथ बिजली भी कड़क रही थी। गोपालगंज के विभिन्न प्रखंडों में लोग खेतों में काम कर रहे थे, तभी वे वज्रपात के शिकार हो गए। बारिश की वजह से सदर अस्पताल में भी बद इंतजामी का आलम रहा। भारी बारिश के कारण अस्पताल में पानी लगा हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों के परिजनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिले में बरौली में 4, मांझागढ़ में 2, बैकुंठपुर में 1, उचका गांव में 4, कटिया और विजयपुर में 1-1 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्ची और महिलाएं भी शामिल हैं। बखरौल में एक आदमी का देहांत हुआ है, सुरौल में एक औरत का देहांत हुआ है, सनबरसा में हुआ है, रतनसराय में एक लड़की पर बिजली गिरा है, वो घायल है, और शेख परसा में भी 3 लोग खेत में काम कर रहे थे, वहाँ भी बिजली गिरने से मृत्यु हुई है। 13 लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें 7 सदर अनुमंडल केंद्र में 6 है। इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी अभी चिकित्सक दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही कर्मी है, पानी लगा हुआ है। चिकित्सक हैं जिनका एक ही चिकित्सक का काम कर रहा है। तो गोपालगंज में वज्रपात से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सदर अस्पताल में बद इंतजामी का आलम देखकर कोई भी परेशान हो जाएगा। यहां सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी भरा हुआ है और पानी में ही लोग खड़े हैं। जिस बेड पर मरीज है उसके नीचे लबालब पानी भरा हुआ है। यहां इमरजेंसी वार्ड में लोग पानी में ही खड़े हैं। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के भरोसे पूरा सदर अस्पताल है, लेकिन वे भी अपने चैम्बर में है। यहां कोई वार्ड बॉय नजर नहीं आ रहा है। कुछ मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है, लेकिन मरीज के परिजन खुद उनकी निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम इसे इमरजेंसी वार्ड में पहुंची, तभी बिजली गुल हो गया। दूसरा कोई इंतजाम ही नहीं दिखा। यानी कुल मिलाकर जब कोई बड़ी घटना होती है, तब यहां की व्यवस्था की पोल खुल जाती है। वज्रपात में घायल मरीजों का हाल जानने पहुंचे आरजेडी के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने कहा कि इस कुव्यवस्था के लिए सिविल सर्जन जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के सदर अस्पताल में और यही वो जगह है जहां पर कि गोपालगंज में आज भारी बारिश की वजह से
13 लोगों की जो मौत हुई है वज्रपात और भारी बारिश की वजह से। और आप जो आधा दर्जन लोगों को गोपालगंज अस्पताल में भर्ती करा गया। आप देखेंगे जो सदर अस्पताल का जो इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश के बाद देखेंगे आप लगातार पानी भरा हुआ है यहाँ पर। और हम आपको सदर अस्पताल के इस वार्ड की स्थिति दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर न तो पानी की निकासी की व्यवस्था है और न ही यहाँ पर कोई जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप जो यहाँ पर जो बेड है, जो पेशेंट जो यहाँ पर भर्ती हैं, देखिए कैसे यहाँ पर जो वार्ड में जो यहाँ पानी लगा हुआ है, यहाँ बारिश का जो पानी है वो जल जमाव की व्यवस्था है यहाँ पर। और पानी की निकासी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड का हाल है, यहाँ बिजली भी नहीं है। यहाँ पर अंधेरे में लोगों का इलाज चल रहा है। अभी कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। बताइए सर, अभी क्या स्थिति अस्पताल की यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर सदर अस्पताल नर्क की स्थिति है। आज गोपालगंज में बिजली गिरने से 13 मौतें हुई हैं और 7 आदमी घायल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और इमरजेंसी में पानी लगा हुआ है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, नर्क की स्थिति बनी हुई है। हम मांग करते हैं कि ऐसे सीएस को कार्रवाई होनी चाहिए सरकार से। जो है ये सीएस निकम्मा है, जो है यहाँ पर पानी लगा हुआ है, गैस का बिल्कुल ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, ना कोई इंतजाम है। बिजली भी गुल, आप देखते होंगे कि इमरजेंसी में कोई व्यवस्था नहीं है। ये इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे निकम्मे सीएस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। देखिए ये पूर्व विधायक लोग राजू हैं, उनका कहना है कि आज गोपाल में 13 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया है, लेकिन सदर अस्पताल में यहाँ बिजली नहीं है और यहाँ पानी लगा हुआ है, यहाँ कुव्यवस्था का आलम है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अब संख्या 42 हो गई है। बिहार में वज्रपात के कहर से 42 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग जिलों में सबसे ज्यादा गोपालगंज में वज्रपात से 14 लोगों की मौत हुई है। सिवान में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बांका में आसमानी बिजली ने 4 लोगों की जान ले ली है और मधुबनी में वज्रपात से एक दंपति समेत पति पत्नी समेत 6 की मौत हुई है। भागलपुर में 5 लोगों की वज्रपात से मौत हुई है। आसमानी कहर बिहार में हर जिले में लगभग पड़ा है, खासतौर पर उत्तर बिहार। गोपालगंज से हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। मुकेश, एक तो सबसे ज्यादा मौत गोपालगंज में, और दूसरी बात जो हमने आपकी रिपोर्ट देखी, अस्पताल में इलाज तक की व्यवस्था नहीं है, जल जमाव है, पानी जमा हुआ है, पहले से ही आपदा और उसके बाद ये व्यवस्था। अधिकारी है कहां, जिला अधिकारी कहां है? बता दूं कि गोपालगंज सदर अस्पताल में कुव्यवस्था का आलम आज का नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई दिनों से इस तरह का जो आलम यहाँ दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में जब यहाँ मरीजों को भर्ती कराने का सिलसिला चल रहा था, तब पर भी कहा जा रहा था कि व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। लेकिन आप देखेंगे आज कि जिस तरह से गोपालगंज में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया, 14 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग अभी भी इमरजेंसी वार्ड में जूझ रहे हैं जीवन और मौत से। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर जो व्यवस्था कराई जानी थी, वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। जो अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, जो सिविल सर्जन है उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे कि वो प्रयास कितना कारगर है। जब यहाँ पर मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है, तब यहाँ पर जो मरीज के जो अटेंडेंट है वो खुद वहाँ बैठ कर उनका इलाज करवा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो वार्ड बॉय है वो गायब है। सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि ऐसे हालात में जब 14 लोगों की मौत हो जाती है, तब वहाँ पर कम से कम 6 डॉक्टर को वहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटी में लगाया जाना चाहिए था, ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और जिन लोगों की जो मौत नहीं हुई है, जो जिंदा बच के आए थे, कम से कम उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। सुमित, जिलाधिकारी से बात की आपने, जिलाधिकारी कहाँ है, डीएम साहब कहाँ है? जिले में अगर 14 लोगों की मौत होती है तो अस्पताल में व्यवस्था क्या है, कम से कम उन्हें भी तो देखना चाहिए। जाहिर तौर पर न्यूज़ 18 की खबर के बाद गोपालगंज डीएम अरशद अजीज ने सदर अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया था, और यहाँ पर उन्होंने जो अस्पताल प्रबंधन है और प्रबंधक और उसके अलावा जो सिविल सर्जन है उनको फटकार लगाई है डीएम ने। और डीएम ने साफ कहा है कि यहाँ पर जितने भी जो डॉक्टर, जो इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर की ड्यूटी है उन्हें यहाँ पर तैनात किया जाए, साथ में जो वार्ड बॉय है उन लोगों को ड्यूटी पर लगाया जाए, और साथ में जो सदर अस्पताल में जो पानी जल जमाव है, जो कचरे का अंबार है, उन्होंने भी उसके लिए भी निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर के डीएम सिविल सर्जन को आदेश दिए, लेकिन अब तक इस आदेश का कोई पालन दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित, सब कुछ राम भरोसे, सब कुछ भगवान भरोसे है। गोपालगंज जिले की ये तस्वीर बता रही है कि सदर अस्पताल, बिहार के अस्पतालों में अगर आप जाते हैं तो आपकी जिंदगी डॉक्टर या व्यवस्था के भरोसे नहीं, भगवान भरोसे है। ये अस्पताल की हकीकत वो भी तब जबकि कोरोना पहले से चल रहा है, कोरोना को लेकर पहले से ही अलर्ट है, कोरोना को लेकर तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए थी। अब एक और आपदा, वज्रपात के कहर, उसके बावजूद ये तस्वीर है। यकीनन स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की सड़ चुकी है, ये तस्वीरें बता रही हैं।
वहीं सिवान में वज्रपात का कहर बरपा है। वज्रपात से 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पांचों मौत सिवान के विभिन्न प्रखंडों से मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से हुई। बढ़हरिया प्रखंड में 2, हुसैनगंज प्रखंड में 1, सिवान प्रखंड में 1 और हसनपुरा प्रखंड में 1 की मौत हुई है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अब तक का अपडेट क्या है सिवान में? जी देखिए, सुबह से सिवान में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी भी वो जारी है, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये मौत सिवान के विभिन्न प्रखंडों से हुई है। बढ़हरिया प्रखंड, हुसैनगंज प्रखंड, सिवान सदर और उसके बाद हसनपुरा प्रखंड से मौत हुई है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से जहां 5 लोग की मौत है, वहीं 3 लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। जी, अस्पताल में व्यवस्था कैसी है? देखिए, अगर देखा जाए तो सिवान के अस्पताल की व्यवस्था फिलहाल ठीक था। जैसे ही 1 घंटे के अंदर लगातार ये 5 लोग पहुंचे, तो थोड़ी देर के लिए जो स्थिति थी वो अफरा तफरी का हो गई थी, सारे तरफ चीख पुकारने, लेकिन एकाएक करके डॉक्टर आए और उसके बाद जो घायल थे उनका इलाज किया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अस्पताल में चीख पुकार मची रही। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और 26 जून तक के लिए चेतावनी दी गई है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन को हर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और टर्फ लाइन के कारण उत्तर बिहार के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, क्योंकि बुधवार को झारखंड से जो टर्फ लाइन गुजरी थी वो दक्षिण बिहार की तरफ शिफ्ट हो गई है और दक्षिण बिहार में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जबकि मधुबनी में वज्रपात से दंपति की मौत हो गई। घटना फुलपरास थाना इलाके के बेलहा गांव की है। 55 वर्षीय सोती मंडल अपनी पत्नी अरोलिया देवी के साथ खेत में धान रोपनी कर रहे थे। इसी दौरान पति पत्नी वज्रपात की चपेट में आ गए। आनन फानन में दोनों को पास में ही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगरडीहा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय सांसद प्रतिनिधि के मुताबिक फिलहाल मुखिया ने पीड़ित परिवार को कबीर अंत्येष्टि मद से 6,000 रुपए की सहायता राशि दी है, जबकि फुलपरास अनुमंडल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आपदा मद से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मधुबनी में अब तक का अपडेट क्या है? वज्रपात से कितने लोगों की मौत और कितने लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं? धीरे धीरे संख्या काफी बढ़ गया है। यहाँ वज्रपात एक कहर बनकर टूटा है। अभी टोटल 7 लोगों की मौत की खबर आ गई है। ये फुलपरास में सुबह 2 दंपति की मौत हुई थी, उसके बाद फिर पता चला अभी सुगापट्टी गांव में, वहां पे फिर 3 लोगों की मौत हुई है। उसमें बाप, बेटा और पुतोह की, तीनों एक खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान इसमें वज्रपात की चपेट में आए। इसके अलावा बेनीपट्टी अनुमंडल में एक लड़का पशु चराने गया हुआ था और दुख की बात यह कि उसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली इस लड़के की, वो भी वज्रपात की चपेट में आने से उसकी भी मौत हुई है और 2 लोग घायल भी हुए हैं बेनीपट्टी में, जिन्हें दरभंगा रेफर कर दिया गया है डीएमसीएच। और एक झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर से भी खबर आ रही है, वहां भी एक आदमी के मारे जाने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर मधुबनी में 7 लोगों की अभी तक वज्रपात से आज मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। तो ऐसे प्रशासन के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अगर खेत में बाहर भी निकल रहे हैं तो पेड़ के नीचे ना जाएं या किसी बिजली के पोल या तार के आसपास ना जाएं, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। लोगों को बार बार जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन गाँव वगैरह में भी लोग इस चीज से अनजान है। लोग अगर बारिश होती है या वज्रपात का के डर से खेत के पास पेड़ के नीचे छिपते हैं और ज्यादा नुकसान वो ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है। और जहाँ जहाँ से खबर आई है पता चला है कि वो पेड़ के आसपास थे, वहीं पेड़ पे गिरी है, ये ठंडा गिरा, उसकी चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है। बहुत शुक्रिया अमित। हम भी अपील करते हैं, न्यूज़ 18 भी अपील करता है दर्शकों से कि इस आपदा की घड़ी में आप घरों से बाहर ना निकलें, जरूरी जब तक ना हो खेतों में ना जाएं अभी, क्योंकि आकाशीय बिजली का कहर लगातार टूट रहा है। मधुबनी में अब 7 लोगों की मौत हुई, कुल अब 43 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसलिए घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर अगर आप हैं तो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए अगर बारिश तेज हो रही है तो, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने का खतरा मंडराता है। पेड़ के नीचे नहीं जाइए, पेड़ के नीचे नहीं जाइए, क्योंकि वहां पर ज्यादा खतरा रहता है। घर में है तो बिजली उपकरण बंद कर दें, बिजली अगर है घर में तो बिजली उपकरण तुरंत बंद कर दें। आकाशीय बिजली
जब गिरता है तो वो भी चपेट में, घर में भी रहते हुए आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये तमाम वो एहतियात आपको बरतना होगा। 43 लोगों की मौत। बड़ी खबर छपरा से, जहां शीतलपुर के पास एक बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के गोले में बदल गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उसके कुछ ही देर बाद बस धू धू कर जलने लगी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगी होगी। वहीं बस में आग की वजह से काफी देर तक छपरा पटना मार्ग पर यातायात बाधित रही और मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इधर भोजपुर में गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी आग में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि झुलसे 5 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना आयर थाना कुसुमहा गांव की है, जहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव से आग फैल गई, जिसकी चपेट में 5 बच्चे समेत परिवार के 8 लोग आ गए और 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए, जिन्होंने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत गरीबी देखी होगी, लेकिन रोहतास में बिन मां बाप के 4 बच्चों की बदनसीबी देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मां के घर से भाग जाने के बाद पिता ही एकमात्र सहारा थे, लेकिन बीमार पिता की मौत के बाद चारों बच्चे 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो गए हैं। हालांकि गांव के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। बिन मां बाप के ये 4 बच्चे आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इन बच्चों की बदनसीबी के पीछे की घटना को तफसील से बताते हैं। दरअसल 3 साल पहले इन बच्चों की मां घर से भाग गई थी, जिसके बाद पिता सुरेंद्र मिश्र ही इनका पालन पोषण करते थे। लॉकडाउन में काम नहीं मिलने और भूखमरी के कारण बीमार रहने लगे और अचानक 23 मई को सुरेंद्र मिश्र की मौत हो गई। पिता के चले जाने के बाद जैसे मानो इन बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चारों बच्चे इस जर्जर मिट्टी के मकान में भगवान भरोसे रह रहे हैं। पड़ोसियों की मदद से 8 साल की नंदिनी किसी तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती है और अपने भाई बहनों का पेट पाल रही है। जानते बोले डेथ कर गए पापा, मम्मी तुम भाग गए कहाँ थे? पापा डेथ कर गए, मम्मी भाग गई। चार भाई बहनों में जय किशन 9 साल का है तो नंदिनी 8 साल की है। वहीं स्वीटी 6 साल तो सबसे छोटा भाई प्रिंस 4 साल का है, जो ये भी नहीं जानता कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। गांव के लोग उनके दूर के रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो इन बच्चों का पालनहार बन सके। फिलहाल गांव के लोगों से ही इनका गुजर बसर हो रहा है। निहायत गरीब जिसको कहते हैं, गरीब परिवार है और इन बच्चों को जब देखा गया, इसका चाचा भी जो है वो भी मजदूर क्लास के ही हैं। इसमें थोड़ा समाज आगे बढ़ा। बहरहाल सवाल ये उठता है कि आखिर गांव वाले कब तक इन बेसहारा बच्चों की मदद कर पाएंगे। लिहाजा जब तक सरकारी स्तर पर इन्हें मदद नहीं मिलती, तब तक बच्चों के भविष्य को संवारा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। गरीबों के रहनुमा बताने वाले नेताओं से गुजारिश है कि इन बच्चों की मदद के लिए वो आगे आएं। आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस को आखिरी वक्त में अपना विधान परिषद के उम्मीदवार को बदलना पड़ा। ऐसे में कई नेताओं को उम्मीद थी कि शायद उनकी बारी आ जाए। ऐसे ही एक नेता है अनोखा सिंह। इनका कहना है कि महिला होने की वजह से उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत थी, मगर पार्टी ने पुराने कांग्रेसी समीर सिंह पर भरोसा किया। फिर क्या था, अनोखा को जैसे ही पता चला कि उनको टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी ऑफिस में ही फूट फूट कर रोने लगी। अनोखा सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं को रो रो कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। किसी तरह उनको मना लिया गया। उनसे बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने।
प्रत्याशी का नाम घोषित करने के बाद जो असंतोष का सूर है वो फूट पड़ा है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर एक नेत्री है, पूर्व सचिव हैं। मैडम, आप भी प्रत्याशी प्रत्याशी थे। आला कमान को जिसको हुआ मंजूर उसको दिए, लेकिन महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए था। एक महिला को सदन में जाना चाहिए था, पार्षद में। तो मैडम आला कमान है, उनका जो आदेश था उस आदेश का हम लोग पालन करते हैं। हम लोग तो जीवन भर कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहेंगे। हाँ, सारी तैयारी मेरी थी। हम भी कागज पत्र तैयार रखे थे। समीर बाबू भी राजपूत जात से आते हैं, हम भी राजपूत जात से आते हैं। महिलाओं को तो हक मिलना ही चाहिए था। एक भी बहुत दुख हुआ हमको, इसलिए जो राजपूत महिला एक भी नहीं है पद पर। स्टैंड यही होगा जो हम आला कमान का जो हुआ वो आदेश का पालन किए हैं, और आला कमान जो कहेंगे वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रदेश सचिव हैं, हम जिला पार्षद रह चुके हैं सुपौल से। अनोखा सिंह जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। जाहिर सी बात है, मन में एक दुख है। हालांकि पार्टी आला कमान का जो फैसला है वो उन्हें मान्य है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 45 साल पहले देश में आपातकाल लागू करना पड़ा था, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर रखा। जो जेपी आंदोलन था उसकी परिणति इमरजेंसी में हुई, और बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है आपातकाल के खिलाफ और इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मुझे दुख है इस बात का कि जो लालू प्रसाद यादव इमरजेंसी में जेल गए, जेपी आंदोलन में जो शरीक हुए, और पूरा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ वो पूरा संघर्ष था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। और जो लोग अपने आप को जेपी और लोहिया का अनुयायी कहते हैं, आज जो लोग कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। और देखिए, देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।